जिसको लेकर लगातार हमारे डेली वेजर कई महीनों से चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बाहर, इरिगेशन डिपार्टमेंट के बाहर और स्टेट डिपार्टमेंट के बाहर अपने हक की बात करें कि हमें SRO 64 के तहत पक्का किया जाए। और साथ ही साथ अगर बात करें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज स्कैम, मदर ऑफ ऑल स्कैम, जिसका बाखूबी से खुलासा किया था कुछ दिन पहले एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ने। और साथ ही साथ जिस तरह से लगातार उम्मीद थी कि भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था कि अगर केंद्र में सरकार आती तो आते ही सबसे पहले डेली वेजर्स के मुद्दे को हल किया जाएगा, उसी के चलते एक उम्मीद नजर आई। और जबकि प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार केंद्र में आई, उसी सारे विषय में बात करने हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं अभिनव शर्मा, एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी है और जिन्होंने बाखूबी इन जो कानूनी दाव पेचों को बड़ी बड़ी भांति से जनता के सामने भी रखा। और साथ ही साथ एक कमेटी का गठन किया गया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी द्वारा, कि उस कमेटी के जिसमें कमेटी के मेंबर थे एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, श्याम चौधरी जी, श्यामलाल शर्मा जी और साथ ही साथ बलवंत सिंह मनकोटिया जी और साथ ही एक और शक्ति परिहार जी। अब इन्हीं से जानते हैं कि कमेटी कितनी जल्दी इस पर काम करेगी और कितनी जल्दी आने वाले समय में जो हमारे डेली वेजर्स है उनके लिए खुशखबरी लाने वाली है। और साथ ही साथ एलजी महोदय ने एक बड़ा कदम उठाया है और सराहनीय कार्य भी किया, जिस तरह से जेकेपीएससी स्कैम में घोटालाकारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। और उम्मीद बनी तब जबकि इन घोटालाकारियों को सामने लाया गया, इन पर लगातार धर दबच चलती रही, उसी के चलते फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स की आंखों में भी उम्मीद की किरण जागी। वो खुलासा एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ने कर चुके हैं। अब ये देखना है कि कितनी जल्दी अब एलजी महोदय इस पर भी सीबीआई की जांच का आदेश देते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभिनव शर्मा जी, डेली वेजर्स का मुद्दा आप कानूनी तौर पर भी तो ऐसे भी जानते हैं कितना पुराना मुद्दा है। पुरानी सरकारों की अगर बात करें तो उन्होंने भी इनका शोषण ही लगातार किया है। आज तक वो लोग इसी उम्मीद में थे कि परमानेंट होंगे, उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई और उम्मीद इसी तय की। और साथ ही साथ उन्हीं के नेता कहते थे अगर डेली वेजर्स का मुद्दा हल होगा तो वो होगा कार्यकाल में भाजपा के। आपकी कमेटी 5 मेंबर की कमेटी जिसके आप भी सदस्य हैं, कितनी जल्दी कमेटी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर या कोई पॉजिटिव कोई मैसेज लेकर डेली वेजर्स तक आई? डेली वेजर्स का मुद्दा या इशू नया नहीं है जी। ये डेली वेजर्स जो हैं ये 86, 87, 88 ऑनवर्ड्स लगना शुरू हो गए थे। तो जब ये लगे उसके बाद 94 में SRO 64 इशू हुआ, जिसमें यह कहा गया कि जो डेली वेजर्स एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ द SRO 7 साल कंप्लीट कर चुके हैं उनको रेगुलराइज किया जाएगा। जिनके 7 साल नहीं हुए लेकिन SRO 64 आने से पहले मार्च 94 से पहले लग चुके हैं, उनको 7 साल कंप्लीट करने दिए जाएंगे और जब वो 7 साल कंप्लीट करेंगे उनको रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन उसमें ये लिखा रेगुलराइजेशन शैल बी डिपेंडेंट अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। मतलब ये नहीं कि 7 साल आपने कंप्लीट किया उसी दिन आपका राइट बन गया, वैकेंसी भी होनी चाहिए, पोस्ट भी खाली होनी चाहिए। तो ये हो गया एक डेली वेजर्स का इशू। लेकिन उसमें यह भी लिखा गया कि आज के बाद कोई भी ऑफिसर अगर डेली वेजर कोई लगाएगा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगी। मतलब उसके बाद नहीं लग सकते थे, ये SRO में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी लगाए ऑफिसर्स ने। फिर उसके बाद एक 2001 में गवर्नमेंट ऑर्डर इशू होता है, शायद मुझे उसका नंबर याद नहीं है, मे बी 1285। उसमें यह कहा गया कि जो अडाक हैं उनको रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन फिर अडाक भी लगते रहे, डेली वेजर्स भी लगते रहे और उसमें भी लिखा गया कि आज के बाद कोई भी डेली वेजर नहीं लगाएगा। लेकिन ऑफिसर्स ने फिर क्या किया, डेली वेजर की जगह कैजुअल, नीड बेस्ड और सीजनल लगाना शुरू कर दिया। डेली रेटेड वर्कर जिसमें डेली रेटेड और डेली वेजेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सीजनल, कैजुअल्स, डेली रेटेड जो है, कैजुअल और डेली रेटेड को आप एक तरह से देख सकते हैं, जितने दिन काम करवाया उतने दिन की सैलरी दे दी। ठीक। डेली वेजेस को कंसोलिडेटेड मिलता है मंथली। ठीक। कैजुअल, नीड बेस्ड और सीजनल लगाना शुरू किए। फिर गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 में निकाला कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल डेली वेजर्स जो रह चुके हैं उनको अब हम रेगुलराइज करेंगे।
रह गए कैजुअल नीड बेस्ड, उनके लिए एसआरओ 520 2017 में पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट ने निकाला कि जो कैजुअल नीड बेस्ड और सीजनल हैं इनको हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। इनको उस टाइम तनख्वाह मिलती थी 3-4 हजार रुपया, जिनके 10 साल कंप्लीट हो गए थे उनको 10,000, 15 उनको 15,000, 20 बिल्कुल सर, एसआरओ 520 और उनको नाम दिया गया गवर्नमेंट सर्विस असिस्टेंट। बिल्कुल सर। अब कई लोगों को एसआरओ 520 का बेनिफिट मिल चुका है, लेकिन कई एक बहुत बड़ी तादाद है जो उसकी एंटाइटल्ड है, लेकिन उनकी ऑर्डर गवर्नमेंट ने नहीं किए। अब हमारे पास आ गए 4-5 किस्म के लोग। डेली वेजर्स जो 94 के बैन के पहले लगे हैं, डेली वेजर्स जो 94 के बैन के बाद लगे हैं, ठीक, और कैजुअल नीड बेस्ड और सीजनल जो 2015 से पहले के लगे हैं, क्योंकि 2015 में उन पे भी बैन लग गया था और वो लग सकते थे, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। अब चीफ सेक्रेटरी के अप्रूवल के बाद कितने लगे हैं, उसके बिना कितने लगे हैं। फिर आगे एक और कैटेगरी है एकेडमिक अरेंजमेंट में, जो पॉलिटेक्निक में लगे हैं, आईटीएस में लगे हैं। तो ये तकरीबन आज की डेट में 1 लाख के आसपास हैं या उसके ऊपर भी हैं। अब डेली हमारे पास भी डेलीगेशंस आती हैं, श्याम जी के पास भी आती हैं, सबके पास आती हैं, सभी के मेमोरेंडम मेरे पास भी पड़े हैं। हमने इसमें एक प्रिलिमिनरी होमवर्क कर लिया है। अब हमने सारे एसआरओ, सारी गवर्नमेंट ऑर्डर्स इकट्ठे कर लिए हैं। इस विषय में एक मीटिंग तकरीबन 15 दिन पहले हमारे पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी ने कमेटी के मेंबर्स के साथ रखी थी, और उसकी मैं डेट भी आपको बताता हूं, वो शायद 11 नवंबर को थी, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन मैं श्रीनगर में था, मैं वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। अब दूसरी मीटिंग 5 मेंबर्स जो हैं इस कमेटी के, उन्होंने कल रखी है और परसों भी 11 बजे रखी है भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में। और उसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो एसआरओ 64 का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो स्पेशल प्रोविजन एक्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो एसआरओ 520 का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो लैंड डोनर्स हैं वो उनके केसेस, और जो एकेडमिक अरेंजमेंट वाले हैं उनके, कल उनके सभी के मेमोरेंडम लेंगे, परसों भी लेंगे, उनकी सुनवाई करेंगे, और उसके बाद बड़ी जल्दी हम 2 या 3 मीटिंग्स और करके, जो मीटिंग्स मुझे लगता है आज है 22 नवंबर, मुझे लगता है 15 दिसंबर या 20 दिसंबर से पहले हम ये अपना काम पूरा कर लेंगे। हो सकता है 5 साल कमेटी लगी हुई है काम करने, बिल्कुल लगी। आप देखिए रिकॉर्ड पीछे पड़ा हुआ है, ये फाइलें पड़ी हुई है, ये फाइलें पड़ी सब इनके केसेस की हैं। तो 15 दिसंबर 20 दिसंबर इसके आसपास या 5-7 दिन पहले और 5-7 दिन बाद हम अपनी कमेटी की रिपोर्ट कंप्लीट करके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हैंड ओवर कर देंगे। आगे वो उस रिपोर्ट को लेके एलजी साहब के पास भी जाएंगे और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी के पास भी जाएंगे। हमारी रिकमेंडेशंस जो होंगी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंसाफ हो। बिल्कुल सर। और मैं एक डेली वेजर्स को एक और बात कर दूं, मेरे पास एक और कैटेगरी आई जिसमें कुछ डेली वेजर्स जिनके 7 साल हो चुके हैं, बैन के पहले लगे थे, लेकिन 7 साल काम करने के बावजूद भी उनको रेगुलराइज नहीं किया, लेकिन उनकी डेथ हो गई है। हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि जिनके 7 साल हो चुके थे लेकिन फॉर्मल ऑर्डर ऑफ रेगुलराइजेशन नहीं हुआ, उनका भी रेगुलराइजेशन का हक है डेथ के बाद भी। और अगर उनका कोई बच्चा या विधवा क्वालिफाइड है, उसका भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का भी हक है। तो हम ये सारे मुद्दे जो इन्होंने हमारे मद्देनजर नहीं भी लाए, वो भी इस रिपोर्ट में शामिल करके मैक्सिमम लोगों के साथ इंसाफ करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया अभिनव सर, तभी हमने आपसे जानकारी लेने का प्रयास किया, क्योंकि आप उस आप कमेटी के भी आप भी मेंबर हैं। चलिए, आप डेली वेजर्स के लिए जिस तरह से अभिनव जी ने कहा कि 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक ये पूरी रिपोर्ट जो पूरे तथ्यों के आधार पर सबमिट करवाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी के, उसके बाद वो एलजी महोदय, और उसके बाद अमित शाह जी की रिपोर्ट। यानी कि चलिए कुछ कार्रवाई होना शुरू हो गई है, यानी अब जो जिसका अधिकार है, ये कह रहे कोशिश करेंगे हर एक को उसका अधिकार मिले। अभिनव सर, चलिए उम्मीद पे कहते दुनिया कायम है और ऊपर वाला करे कि आप लोगों के हाथों से मे भी डेली वेजेस का भला हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं सर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। तथ्य सामने है, यानी पका पकाई प्लेट में दे रहे हैं, जनाब ये लीजिए थाली, तो ये इसमें खाना दिया, अब सिर्फ परोसने की बारी है।
तो वो कब सुनवाई होगी, एलजी महोदय कब नजरसानी करेंगे और इंक्वायरी की मांग, क्योंकि एस्पिरेंट्स लगातार यही कह रहे हैं कि हमने तो सब कुछ लेकर दे दिया, इसमें कोई और दोहराए नहीं, कोई कुछ सबूत इकट्ठे करने। और एलजी महोदय ने भी उन्हें 2-3 दिन का, पिछले दिनों 1 हफ्ते का शायद टाइम भी दिया था। आपको लगता है कि इस पर भी सीबीआई की जांच होना बहुत ही जरूरी है? देखिए, एस्पिरेंट्स रहे अपनी जगह, जी मैं खुद इंडिविजुअली जी इसमें मोर देन कन्विंस्ड हूं कि इससे बड़ा फ्रॉड बिल्कुल J&K स्टेट या J&K यूटी में आज तक नहीं हुआ। नहीं हुआ होगा, बिल्कुल सर, इसमें इतनी गड़बड़ी है, इतनी धांधलियां हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। बिल्कुल सर। अगर मैं आपको गिन के सुनाऊं जी तो लोग भी गिन के सुन के हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल सर। देखिए, 2013 में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जी 2013 में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिजिकल एंड्योरेंस इनका हुआ जी। और उसके बाद रिटन एग्जाम हुआ। बिल्कुल रिटन एग्जाम तब के सेक्रेटरी होम ने खुद ही कैंसिल कर दिया, जी। ये लिख के कि इसमें प्रॉक्सी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन यूज हुए हैं और स्टाफ की भी गड़बड़ी की आशंका थी। अब जो लोग एग्जाम में अपीयर हुए थे वो कोर्ट में चले गए कि जनाब आपने सारा रिटन एग्जामिनेशन क्यों कैंसिल कर दिया। कोर्ट ने कहा हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक, हम इतना कर सकते हैं कि आपका रिटन एग्जाम जो कैंसिल हुआ वो दोबारा हो जाए, लेकिन आपका फिजिकल एंड्योरेंस वो कैंसिल नहीं हुआ। बिल्कुल सर। फिर रिटन एग्जाम हुआ जी 17 या 18 में। जी फिर कैंडिडेट खुद कोर्ट में चले गए कि जनाब पहले धांधली हुई थी तो सेक्रेटरी ने कैंसिल किया, अब दोबारा धांधली हुई, सेक्रेटरी कैंसिल क्यों नहीं करा। कोर्ट ने कहा हम नहीं इसको एग्जामिन कर सकते, हम इंक्वायरी नहीं कर सकते, आप एक रिप्रेजेंटेशन सेक्रेटरी को दीजिए। सेक्रेटरी ने फिर इंक्वायरी की, फिर धांधली, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज हुआ और स्टाफ का भी बिल्कुल सर। फिर कैंसिल हो गई। फिर लास्ट टाइम एग्जाम रिकंडक्ट हुआ, थर्ड टाइम रिटन एग्जामिनेशन, वो होता है 20 सितंबर 2020 को। बिल्कुल जी सितंबर 20 सितंबर 2020 को जब वो होता है, उसमें सबसे पहले ये क्या करते हैं, क्राइटेरिया जो है सिलेक्शन का चेंज करते हैं। बिल्कुल क्योंकि फायरमैन के लिए क्वालिफिकेशन थी 8th पास, फायरमैन ड्राइवर के लिए 8th पास विद हैवी गुड्स व्हीकल, बिल्कुल और 65 मार्क्स थे रिटन के, 60 मार्क्स थे रिटन के, 20 थे इंटरव्यू के और 15 मार्क्स थे हायर क्वालिफिकेशन, 5 थे 10th के, 5 12th के, 5 ग्रेजुएशन। अब इन्होंने सोचा जो अगर हम इस क्राइटेरिया से सिलेक्शन करेंगे, जो बच्चे इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे उनको भी नंबर देने पड़ेंगे, जो हायर क्वालिफाइड हैं उनको 15 देने पड़ेंगे, मैट्रिक 10+2 और ग्रेजुएशन के। इन्होंने क्राइटेरिया बदल दिया, 100 के 100 मार्क्स रिटन के कर दिए। क्यों क्राइटेरिया चेंज किया? बिल्कुल सर, क्या जरूरत थी? बिल्कुल सर। जब 2 पहले रिटर्न हुए थे तब ये क्राइटेरिया चेंज नहीं किया था। उसके बाद जो ड्राइवर फायरमैन के लिए अप्लाई किया उनके ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं देखेंगे कि क्या इन पे एंडोर्समेंट है कि हैवी गुड्स व्हीकल ड्राइव कर सकते हैं, वो भी चले गए। अब रिजल्ट निकलता है 3 अक्टूबर 2020 को, सैटरडे को। रिजल्ट निकलने से पहले छोटे से छोटा नोटिस इस सिलेक्शन प्रोसेस का न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है। बिल्कुल सर, ये शुरू से प्रक्रिया चलती आई है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेज थी, सेलेक्ट लिस्ट पेपर में पब्लिश नहीं होती, वेबसाइट पे अपलोड करते हैं रात को 8 बजे। और 4 अक्टूबर 2020 को संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकलता है। आपने कभी देखा संडे हिस्ट्री में पहली बार सर को अपॉइंटमेंट ऑर्डर? बिल्कुल नहीं सर, ऑफिस। उसके बाद उस अपॉइंटमेंट ऑर्डर में, जब भी कोई अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स होते हैं उसमें अपॉइंटीज को 21 दिन का ज्वाइनिंग का टाइम मिलता है। लेकिन इस केस में क्या कहा, आप 21 दिन नहीं, आप कल ही ज्वाइन करो 5 तारीख को या परसों 6 तारीख को। इतनी इमरजेंसी। इसके ऊपर एक और इमरजेंसी कि अगर आपके मैट्रिक के या 8th के या एज के या और क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इतनी मेहरबानी सर। ये हो गया। जब ये हुआ, लोग कोर्ट में चले गए, कैट में। कैट ने कहा हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, आप कुछ रिप्रेजेंटेशन दे दो डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट इसमें इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी की, 23 के 21 कैंडिडेट जिनके पास हैवी गुड्स ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे वो नौकरियां कर रहे थे, उनको निकाला गया।
सिलेक्शन लिस्ट में एक बाप के 5 बेटे, बिल्कुल एक ही परिवार के, बिल्कुल एक बाप के 5 बेटे, 5 के 5 सिलेक्टेड। अगर उसके 10 बच्चे होते